बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामून तैयब इज़ है। और ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये प्राइमरीली ओ लेवल्स के लिए है। ठीक है जी। देखिए, सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट्स हम लोग कर चुके हैं और उसके हमें 5 पेपर्स के 20 सवाल करने हैं। अगर आप कर चुके हैं वो, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी इसमें रिलेट करेंगी। उसमें हम उसको रेफरेंस किताब लेंगे। बिजनेसेस तीन तरह के होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस होता है जो गुड्स की बाइंग करता है, सेलिंग कर देता है। माल खरीदता है किसी से और फिर उसको अपना प्रॉफिट करके बेच देता है। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। कुछ बिजनेस होते हैं सर्विस बिजनेसेस, यानी जो बोल बच्चन करा रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके पैसे ले रहे होते हैं, कोई टेंजिबल गुड्स नहीं बेच रहे होते हैं। जैसे बैंक हो गए, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो उनका भी बिजनेस है। जैसे स्कूल हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। ठीक है ना, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनका प्रॉफिट मेकिंग का इंटेंशन होता है और ये पैसे कमाते हैं। बिजनेस एक्टिविटी। थर्ड कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो रॉ मटेरियल को पहले किसी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर ट्रेड करते हैं, कि फिर वो बेचते हैं। ठीक है, चाहे वो रिटेलर को बेचें या कंज्यूमर को डायरेक्ट एक्सेस हो उनकी, ये हमारी बहस नहीं है। ये हमने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में देखा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर दोज बिजनेसेस दैट यूज गुड्स एंड देन दे सेल गुड्स। तो वो हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस ज़रूर होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है और फिर बेचता है। लेकिन हर ट्रेडिंग बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मेजॉरिटी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो उनको ये पता है कि कॉस्ट जो है जो हम प्रोडक्शन में लगाते हैं, या ये कि जो कॉस्ट हम प्रोडक्शन में नहीं भी है, ट्रेडिंग बिजनेस में है, तो भी हमारी जो कॉस्ट लगती है वो एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। दो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको हम स्पेसिफिकली किसी एक यूनिट आउटपुट पे एलोकेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें लिए एक यूनिट आउटपुट पे उसको एलोकेट करना आसान होता है, वो कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने लिखा है कॉस्ट दैट कैन बी स्पेसिफिकली एलोकेटेड टू वन यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डैश रॉयल्टी। डायरेक्ट इसकी एग्जांपल लिखिए रॉयल्टी क्या होती है, बताता हूँ अभी आपको। डायरेक्ट कॉस्ट एग्जाम्पल में मटेरियल लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही प्रिसाइजली पता होता है कि इसमें कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा। बहुत ही ईजिली एलोकेट कर सकते हैं कि यार लेबर कितनी लग रही है। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, हम ईजिली एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक फर्नीचर सेट बना रहे हैं, तो आपको पता है इसमें कितनी लकड़ी इस्तेमाल हो रही है। आपको पता है आपने लेबर को कितना पे किया है पूरा एक सेट डिज़ाइन करने में। ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कभी कभी आप की कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो ना मटेरियल होती है ना लेबर होती है, लेकिन एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे इजीली एलोकेटेबल होती हैं, आइडेंटिफाइबल होती हैं। आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाइबल होती हैं। नहीं समझना, एक बार बताता हूँ मैं। रॉयल्टी उसकी एग्जांपल है जो ओ लेवल्स में बार बार आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते हुए पूछी गई है। ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है, जब आप किसी से कोई प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस ले लेते हैं जी, कि जी हम ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, नाम आपका होगा, डिज़ाइन हम करेंगे, बनाएंगे हम, और फिर हम बेच देंगे। और आपको जितने यूनिट्स हम बेचेंगे हर यूनिट पे आपको $10 देंगे या $5 देंगे। तो ये आपने तय कर लिया उससे, तो ये ईजिली आइडेंटिफाइबल हो गए ना। जैसे बिजनेसेस जो फ्रेंचाइज बिजनेसेस होते हैं फूड इंडस्ट्री में, वो यही करते हैं ना कि आपको रॉयल्टी देते हैं। अगर आप एक आपका ब्रांड है तो आपको आपका नाम इस्तेमाल करने के पैसे देंगे। तो जितने पैसे देंगे एक यूनिट को बना के बेचने, एक यूनिट की कॉस्ट में उतने पैसे ऐड कर लेंगे कि जी मटेरियल लगा $10 का, लेबर लगी $6 की, और $1 जो है वो आपको देना है हमने, क्योंकि आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। अगर मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा तो $1000 मेरी रॉयल्टी हो गई। 1000 डिवाइडेड बाय 1000 तो $1 रॉयल्टी पर यूनिट हो गया। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि रॉयल्टी क्या होती है। ये बिजनेस स्टडीज में आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, वरना आप गूगल भी कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि रॉयल्टी हमें समझ में आनी चाहिए। मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए रॉयल्टी का इतना जानना काफ़ी है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है और इजीली आइडेंटिफाइबल होती है। आपने एलोकेट करना होता है जिस कॉस्ट को ऑन वन यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर वो इजीली आइडेंटिफाइबल है, एलोकेटेबल है, स्पेसिफिकली एलोकेट की जा सकती है, तो डायरेक्ट। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पे।
कॉस्ट दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एलोकेटेड टू वन यूनिट ऑफ आउटपुट, जो कॉस्ट आप एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे एलोकेट नहीं कर सकते, पीरियड कॉस्ट कहलाती है वो, यानी पर यूनिट आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते, तो हम ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है ना। ओवरहेड्स अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं अदर देन लेबर मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे ओवरहेड्स कहलाते हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की हीटिंग लाइटिंग, फैक्ट्री का रिपेयर, फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री के इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के मशीन की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का टेलीफोन का बिल, फैक्ट्री के पानी का बिल, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की बात हो रही है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की बात हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में जब एक यूनिट बनता है तो उसकी कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन में। एक डायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको एक यूनिट पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो कॉस्ट इन टोटलिटी लग रही होती है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिंपल। ठीक है। अब कुछ फार्मूलाज हम पढ़ लेते हैं। फार्मूलाज हम पढ़ लेते हैं, फार्मूलाज को फिर हम कंसोलिडेट करेंगे, समराइज करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा। बहुत इजी चैप्टर होता है और इसमें कोई दुनबरियाँ नहीं होती है, यानी मुश्किल नहीं होता है इसमें, ईजी सब्जेक्ट होता है। यानी किसी को अगर CD ग्रेड चाहिए और उसने एक दो चैप्टर पढ़ के जाना है और चांस लेना है, तो वो ये चैप्टर ज़रूर करके जाता है, रट लेता है इसको, और ये आ जाता है तो फॉर्मेट वॉर्मेट में फिगर्स विगर्स डाल दूल के बराबर कर देता है। तो ये इतना आसान चैप्टर होता है। तो हाँ, तो अगर आपने सोल्ड डेटा विद एडजस्टमेंट के 20 सवाल सॉल्व किए हुए हैं, आपके एडजस्टमेंट्स किए हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट पता है, तो इसमें कोई चांसेस ऑफ एरर्स नहीं है। बहरहाल इसके फार्मूलाज पे आ जाते हैं। फार्मूलाज में पहला फार्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब है कि जितना बिगनिंग में रॉ मटेरियल आपके पास है, उसमें जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा ऐड कर लीजिए, और जो आपके पास पड़ा रह गया वो माइनस कर लीजिए। तो पता चल जाएगा कि कंज्यूम हो गया, यानी कि प्रोडक्शन में लग गया। मिसाल के तौर पे अगर 1000 रुपये का आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ था साल के शुरू में, और आपने 5000 का खरीदा, 6000 रुपये का मटेरियल आपके पास है और 500 का पड़ा हुआ है अभी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 5500 यानी 5500 मटेरियल आपका इस्तेमाल हो गया, है ना। तो लोग याद कर लेते हैं भाई, बिगनिंग में परचेज ऐड होगी, क्लोजिंग लेस होगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम कर जाएगा। वैलिड है, बात सही है। लेकिन यहाँ पे आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल स्क्रैप भी होता है, तो फिर वो परचेज से माइनस हो जाता है। ठीक है। तो वो वन ऑफ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होती हैं, तो वहाँ अकल इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है। रॉ मटेरियल अगर आपने खरीदा और उस पर कोई कैरेज लगा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, कैरेज इनवर्ड, तो रॉ मटेरियल की परचेज में ऐड होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोल्ड ट्रेड है विद एडजस्टमेंट के अंदर हमने परचेजेस में रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न माइनस करने के साथ कैरेज इनवर्ड ऐड करना सीखा हुआ है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करती है। फिर आती है प्राइम कॉस्ट, निकालने को पूछता है। प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में गिवन होती है, प्लस डायरेक्ट। अब डायरेक्ट लेबर जो क्वेश्चन में गिवन होती है उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है अप्रूवल और प्रीपेमेंट की, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि हम सोल्ड ट्रेडर विद एडजस्टमेंट के चैप्टर में उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई अप्रूव्ड है तो वो एंडिंग ऐड हो जाता है, और अप्रूव्ड का उल्टा प्रीपेड का रूल है, तो वो चीज़ वहाँ से हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। इस चैप्टर से खास नहीं है वो चीज़ खास जो है वो सोल्ड ट्रेडर विद एडजस्टमेंट की है। तो जो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होती हैं एडजस्टमेंट्स में, वही चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए फॉर्मेट पे, कोई एडजस्टमेंट ना हो तो ये बड़ा हलवा है, और अगर कोई एडजस्टमेंट होती है तो एडजस्टमेंट उसी तरह ट्रीट होंगी जिस तरह सोल्ड ट्रेडर विद एडजस्टमेंट के अंदर हमने जो 21 पेज का हैंडआउट बनाया था, जिसकी 5 वीडियोस मौजूद हैं। वो वीडियोस आपकी इस चैप्टर के ऊपर अवेलेबल होंगी। डायरेक्ट लेबर को गोरा डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री वेजेस भी कहता है, बड़ी आसान बात है ये। और फिर जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रॉयल्टीज एक ही चीज़ है। ठीक है जी। और फिर आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये एक ही चीज़ है, और इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवर, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड वो तमाम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं जो कि इनडायरेक्ट नेचर के हैं, जो हमको ऊपर पड़े, हीटिंग लाइटिंग रेंट पेड इंश्योरेंस है,
डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीन। ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे उसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से नहीं होगा। ऑफिस के रेंट, ऑफिस का हीटिंग लाइटिंग, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस का इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, इन सब का कोई ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सिर्फ फैक्ट्री के ओवरहेड होंगे जो वाज़े तौर पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिए हुए होंगे। ठीक है जी। अब आपसे कहता है भाई ये पेज नंबर 2 पे आ गए हम मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है जी, फोटोज आपको मिल जाएंगी, ये साथ में लगा हुआ भी होगा। ठीक है जी, एज अ चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप निकाल के इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं या हाथ से लिखने ज़्यादा बेहतर। ठीक है जी, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमने ऊपर आइटम नंबर 3 में निकाली थी, उसमें हम ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस, क्वेश्चन में गिवन होगा, लेस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस एंडिंग, क्वेश्चन में गिवन होगा। दोनों वैल्यूज गिवन होती है, बिगनिंग भी और एंडिंग भी। ठीक है ना। कभी कभी इंक्रीज गिवन होता है तो हम लोग लेस कर देते हैं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। इंक्रीज मतलब बिगनिंग में और क्लोजिंग में अगर कोई इंक्रीज है तो वो लेस कर देते हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते, अभी कंफ्यूजन होगी। क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त देखेंगे, बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं, इनफैक्ट वो लेवल्स में है भी नहीं ऐसा। अ, अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वो कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ काम कंप्लीट हो चुका होता है और अभी कुछ पेंडिंग होता है, यानी कुछ कॉस्ट लगना बाकी होती है। ऐसी यूनिट्स को हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस बिगनिंग हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग लेस कर लेते हैं। ठीक है जी। ओके, यानी ये सिंपल एक फॉर्मूला है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स बिगनिंग क्वेश्चन में गिवन होते हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो हमने निकाले होते हैं कैसे, क्वेश्चन में ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाले होते हैं, या एक फॉर्मेट बनता है जिसका आगे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं उसका फॉर्मेट। प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। भाई बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस किस्मत के धनी होते हैं। धनी ये होते हैं कि उनको इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाता है कि वो अपनी फैक्ट्री में भी चीज़ बना रहे होते हैं और साथ में किसी से बना बनाया खरीद भी रहे होते हैं, और अपने फैक्ट्री में बने हुए माल के साथ मिला के उसको सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्डर बड़ा होता है और वो पूरा नहीं कर पा रहे होते उसको अपनी फैक्ट्री में। तो इसलिए परचेज ऑफ फिनिश गुड्स का 2-3 दफ़ा पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है, वो हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ऐड करते हैं और फिनिश गुड्स को लेस करते हैं। तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज को रटने नहीं पड़ते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के 12-13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक सिटिंग में तो हार्डली 3.5 से 4 घंटे लगेंगे, और उसके अंदर आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, डी के बाद डी। भूल ही नहीं सकते आप। इस तरह ये फॉर्मेट और ये फॉर्मूलाज भी रटने से याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करने से याद होंगे, और प्रैक्टिस भी अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन की तो आपका याद। ठीक है जी। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को पेपर में पूछता है। ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे सोल्ड ट्रेडर विद इन्वेस्टमेंट का बनता है। भाई सेल्स वैसे ही होगी, हाँ होगी, अगर कोई रिटर्न वर्ड से लेस होगी ये बात बताने की नहीं है। फिनिश गुड्स बिगनिंग, वहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते थे बिगनिंग, यहाँ फिनिश गुड्स बिगनिंग लिखेंगे। वहाँ परचेज दिखते थे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आपका प्रोडक्शन बिजनेस है। तो आपने अगर कोई परचेज और फिनिश गुड्स किए हैं तो वो भी आप ऐड कर देंगे, लेस फिनिश गुड्स क्लोजिंग कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट सेल्स आ जाएगी, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सेल्स में से लेस करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब नीचे लेस एक्सपेंसेस बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट में होते हैं, लेकिन ये ऑफिस के एक्सपेंस होंगे। सैलरी, हीटिंग, लाइटिंग, रेंट, रेट, इंश्योरेंस, ये सारे ऑफिस से रिलेटेड होंगे। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है वो का जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वो कैसे जाते हैं, तो जिसका फॉर्मेट ये जो उसने फॉर्मूला लिखे हैं ना हमने 1 2 3 4 5, इस फार्मूला को हम एक शीट में डाल देंगे तो वो शीट हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ मैं। पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट की जो बनती है बिल्कुल वैसे ही बनती है मैन्युफैक्चरिंग की। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आपके पास इन्वेंट्री, जब आप करंट एसेट में इन्वेंट्री लिखते हैं तो इन्वेंट्री में आप रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स एंडिंग तीनों लिखते हैं अलग अलग, क्योंकि तीनों इन्वेंट्री है, और उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं और सेकंड कॉलम में उसका टोटल लिखते हैं।
और सेकंड कॉलम में भर बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर रिसीवेबल्स और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है जैसे एक नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है, जैसे एक नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनता है। ठीक हो गया। पेज नंबर 3 पे हम आते हैं अब। ये रहा मैंने रॉ मटेरियल बिगनिंग, हाँ गिवन होगा। परचेज रॉ मटेरियल बिल्कुल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल बिल्कुल। अब परचेज रॉ मटेरियल में कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाएगा, बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सोल्ड एडजस्टमेंट के तमाम रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, फिर डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे, फैक्ट्री वेजेस ऐड कर देंगे अगर कोई है, अक्रूड प्रीपेमेंट की लिहाज रखते हुए अक्रूड एंडिंग ऐड होता है। अगर कोई ऐसे गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो उसकी ट्रीटमेंट यहाँ ब्रैकेट में शो करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना हो तो रॉयल्टी होगी तो वो लिखेंगे, अगर कुछ ना हो तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर क्या होता है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर जो होती है वो आइडेंटिफाइबल नहीं होती एक मिनट आउटपुट पे स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लू है, समद बॉन्ड है, वो उसका एक पूरा डब्बा है आपके पास 5 kg का। अब वो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में, तो कितना समद बॉन्ड आपने किस प्रोडक्ट के लिए, किस डिज़ाइन ऑफ आउटपुट किस प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया, आप इजीली तो कैलकुलेट ही कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको चार्ज ऑफ कर देते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है, इनडायरेक्ट लेबर हो जाता है। इनडायरेक्ट लेबर यानी वो जो छोटा होता है जिसके पैसे आप चार्ज नहीं करते हैं, आपके पास होता है भाई ये सामान उठा लो, ये रख दो, ये बाहर से चाय ले आओ, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाती हैं। ठीक है। फैक्ट्री सुपरवाइजर की जो वेजेस है, फैक्ट्री का मैनेजर होता है। अब फैक्ट्री में 50 चीज़ें बन रही हैं, तो अगर हर चीज़ को बनाने की जो लेबर लग रही होती है वो तो डायरेक्ट होती है, वो तो यहाँ पे ऐड हो जाती है ऊपर। लेकिन जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है उसकी तो एक अमाउंट है जो सुपरविजन की है, सैलरी है, वो यहाँ आ जाती है। फिर रेंट है, रेट्स है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, और भी अल्लाह बल्ला अल्लाह मुकल्लम जितने एक्सपेंसेस हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फैक्ट्री में लगे हैं, वो सब ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस बिगनिंग ऐड कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस एंडिंग लेस कर देंगे, तो हमारे कॉस्ट ऑफ नोट में मैंने लिख दिया है कि ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री ओवरहेड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑल अदर एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। कभी कभी इसका इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाता है कि जी आप इनकम स्टेटमेंट भी बनाएं, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे एक सोल ट्रेडर का होता है। उसका ट्रेडिंग सेक्शन ये हो जाएगा जो पेज नंबर 2 में था, और पेज नंबर 2 में था, और बाकी जो है वो नॉर्मल तरीके से बने। दिस इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। होप कि आपकी समझ में आएगा। अब ये तीनों पेजेस को कॉपी करेंगे रजिस्टर में 30 के साथ, और फिर मैंने क्वेश्चंस की जो सॉल्व क्वेश्चंस की वीडियोस होंगी वो देखेंगे, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपके पल्ले पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।